अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, काफ़ी सारी शक्लें पुरानी हैं इसलिए सबको पता ही है, तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, पहले तो कुछ जनरल नसीहतें, बातें एक्सप्लेन करना, फिर मैं स्पेसिफिकली C-FAB 1 की बात करता हूँ। उससे पहले कुछ जनरल बात बताता हूँ आपको। आपने अपनी फर्म में अगर इस बात को गौर किया हो तो दो तरह की एक्सट्रीम्स होती हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई को बिल्कुल ही फारिग कर चुके होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, काम में अपना नाम बना रहे होते हैं, पहचान बना रहे होते हैं और अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी उनको मिल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा लोड उन पे डाल दिया जाता है क्योंकि काम में अच्छे होते हैं तो लोड डाल दिया जाता है। एक ये एक्सट्रीम है, ये काम में अपनी पहचान बना लेते हैं वाकई, मैनेजर्स की, पार्टनर्स की, इसके अलावा जो अपना क्लाइंट्स हैं उनमें, क्योंकि आप लोग बेटा जब यहाँ से बाहर निकलेंगे ना तो या तो आपने अपनी CA फर्म बनानी होगी, उसके लिए भी आपको रिलेशंस ही चाहिए, या आपने जॉब करनी होगी उसमें भी रिलेशन ही चाहिए। हमारी CA की मार्केट में नहीं, अखबार में स्टार पे नौकरियां मिलती हैं। हाँ जी, बाहर जाना हो तो बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाना चाहिए बाहर। उसमें आप चाहे यूरोप वाली साइड पे तो इतने नहीं लोग जाते, मिडिल ईस्ट है, उधर कनाडा वाली साइड पे, मुल्क से बाहर कह रहे हैं ना, क्लास से बाहर कह रहे हैं मुल्क से बाहर। अच्छा हाँ, अगर मुल्क से बाहर जाना है तो फिर वो मेरे ख्याल में आपको कुछ और क्वालिफिकेशंस भी साथ ऐड करनी पड़ेंगी, बिल्कुल करनी पड़ेंगी। तो मैं पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो आपने इस अपने आर्टिकल्स के बाद, अच्छा एक सवाल आप सामने बैठे से पूछना भूल गया, आप में से कितने लोग हैं जो आर्टिकल्स ख़त्म करके अब इस वक्त जॉब या किसी भी तरह प्रैक्टिकल लाइफ में हैं? ठीक है, 4-5 बाकी आर्टिकल्स वाले ही हैं। ठीक है, तो आपने ना आर्टिकल्स के बाद या तो अपनी फर्म करनी होगी, उसमें भी रिलेशंस चाहिए, वर्किंग रिलेशंस ऑब्वियसली, और अगर जॉब करनी है तो वो भी रिलेशंस पे बनती है, रेफरेंस पे चलती है। रेफरेंस से मुराद सिफारिश वाला रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस से मुराद है कि अगर मुझे अपने डिपार्टमेंट में कोई 2-3 लोग नए चाहिए तो मैं अपने एक दोस्त को फ़ोन करूंगा कि यार कोई अच्छा बंदा है तो रिकमेंड कर दो, तो वो भी क्या करेगा, अपनी फर्म एक्सपीरियंस को याद करेगा कि किन किन लोगों के साथ काम किया हुआ है। तो इसलिए वर्किंग रिलेशंस अच्छे करना, काम में पहचान बनाना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग एक्सट्रीम पे जाके इसी पे फोकस करते हैं। अच्छा, उन लोगों को नुकसान क्या होता है? उन लोगों को नुकसान ये होता है कि पेपर्स तो उनके बिल्कुल ही रह जाते हैं, पूरे आर्टिकल गुजारने के बाद पेपर्स उनके पास नहीं हुए होते, या तो वो फर्म में स्टे करते हैं और डैश किस्म के वो सीनियर सुपरवाइज़र बन चुके होते हैं, वो ऑनलाइन भी है ना तो मैं डैश ही बोलूँगा, तो वो सुपरवाइज़र बन चुके होते हैं और वो फिर आस्ता आस्ता जहनी मरीज़ बनने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके पेपर पास नहीं हुए होते। कल के बच्चे उठ के पेपर पास करने वाले बन जाते हैं और वो फिर उनकी छुट्टियाँ रोकने शुरू कर देते हैं, उनको एग्ज़ाम में तंग करना शुरू कर देते हैं, नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। फिर इसके अलावा अगर वो फर्म में ना रहें, किसी और जगह पर जॉब करने चले जाएं, तो उनको एक जगह पर जाके छत पे लग जाएंगे, उससे ऊपर वो जा नहीं पाएंगे क्योंकि क्वालिफाइड नहीं होंगे, कंपिटेंट होंगे लेकिन क्वालिफाइड नहीं होंगे। तो इसलिए ये एक्सट्रीम्स भी अल्टीमेटली फ़ायदे में नहीं रहती। दूसरी एक्सट्रीम वो होती है जो पढ़ाकू बन जाते हैं और अपना फार्मूला बना लेते हैं कि पहले दिन से उन्होंने काम करना ही नहीं है, और काम नहीं करना तो फिर उनको काम दिया गया भी कोई नहीं, कौन उनको काम देगा जलीलोबाद में, तो वो काम ही नहीं करते, काम करते ही नहीं, गोलियों पे गोलियाँ, पढ़ाई पे फोकस करते हैं, काम नहीं करते। ये चीज़ उनके पेपर पास करा देगी लेकिन प्रोफेशनली वो अच्छे नहीं बन सकेंगे। एक तो उनके रिलेशन सबसे पहले ख़राब होंगे, उनको आगे कोई रिकमेंड नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने गोलियाँ कराई होंगी, काम उनको आता नहीं होगा, तो एक तो उनको रिकमेंड कहीं नहीं किया जाएगा। दूसरा, जब भी कभी किसी अच्छी जगह इंटरव्यू देने बैठेंगे फ़ौरन एक्सपोज हो जाएंगे वो कितनी औकात है उनकी। तो ये लोग बेशक पेपर पास कर जाएं, इवन कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने गोल्ड मेडल्स तक लिए हुए हैं लेकिन वो इस काबिल ही नहीं थे कि उनको किसी अच्छी जगह पर ओपनिंग मिलती। तो ये बेटे दोनों एक्सट्रीम्स ठीक नहीं है। आपने काम भी सीखना है। अच्छा, काम सीखने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको ऑडिट डिपार्टमेंट मिलेगा तो आप काम सीखेंगे, आपके पास टैक्स में भी बहुत कुछ सीखने को है, आपके पास एडवाइजरी में जो भी डिपार्टमेंट बन चुके हुए हैं, इवन कि आपका अगर, वैसे तो इसमें कम ही है सीखने को, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी का साल आपकी फर्म वाले बुक कीपिंग में भी लगवा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, उसमें भी सीखने को मिल जाएगा। जिस डिपार्टमेंट में आप हैं, अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ चलेंगे ना तो आप ज़रूर सीखेंगे। उस सीखने के अंदर लोड मैनेजमेंट करना भी है, उस सीखने के अंदर अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, और सबसे बढ़ के हमारे प्रोफेशन में ना काबिलियत से ज़्यादा
पीपल की मैनेजमेंट आनी चाहिए। यानी आप अगर खुद बहुत काबिल है ना तो आप ज्यादा ग्रो करेंगे। अगर आप बेशक कम काबिल हैं लेकिन आपको लोगों को मैनेज करना आता है तब आप ज्यादा, क्योंकि आपने थोड़ी जाके अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, आपने मसाइल नहीं हल करने, आपने लोगों से मसाइल हल करवाने आगे जाके। आपको बोलना आना चाहिए, आपको बात करनी आनी चाहिए। तो ज्यादा ग्रो करते हैं आप लोगों की मैनेजमेंट जब सीखते हैं। तो वो तो बेटा बुक कीपिंग में भी सीख सकते हैं, वो आप ऑडिट में भी सीख सकते हैं, वो आप एडवाइजरी में भी सीख सकते हैं, हर जगह पर आप सीख सकते हैं। तो पॉजिटिव सोच के साथ चलिएगा, क्योंकि इन आर्टिकल्स में आपने जो भी सीखना है, जो एटीट्यूड बना लेना है आपने, वो फिर आगे पूरे कैरियर तक चलना है। आप अचानक नहीं बदल जाएंगे। मैंने वो लोग जो आर्टिकल्स में गोलियां कराने वाले थे ना, उनको जिंदगी में आगे सिंसियर होते नहीं देखा। जो आर्टिकल्स में गोलियां कराने वाली कौम थी वो आगे भी ऐसे ही चलते रहे। जो आर्टिकल्स में मेहनत करने वाले और सिंसियर थे अपने काम के साथ, उन्होंने आगे जाके ग्रो किया है। तो अपने आर्टिकल्स में आपने बेटा दो चीजें बैलेंस करके चलनी है, पढ़ाई भी करनी है और काम भी सीख के काम को अपनी पहचान भी बनाना है। जो लोग पहचान बनाते हैं ना ताल्लुकात के जरिए, ताल्लुकात अच्छे कर लिए, वो भी शायद कुछ जगह पर अच्छी असाइनमेंट्स भी ले जाएं। सिर्फ ताल्लुकात की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। आपके मैनेजर से, आपकी यस है मैनेजर के साथ, आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। ये भी आपको को बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएगी बात, ये चीज़ आपके पोटेंशियल को नहीं बढ़ा देगी। कुछ क्लाइंट शायद अच्छे मिल जाएंगे, वरना असल जो लॉन्ग टर्म चीज़ है ना वो आपका काम है कि आप काम में कैसे हैं। तो आपने ना पहले ही दिन में आपको नसीहत कर रहा हूँ कि आपने दोनों चीज़ों को बेटा बैलेंस करके चलना है, काम को भी और पढ़ाई को भी। काम तो मोस्टली सब लोग कर ही लेते हैं और काम लेने वाला होना चाहिए, काम ले भी लिया जाता है। मसला होता है स्टूडेंट्स को पढ़ाई का। अब आप क्लास में आके बैठ गए और ऑनलाइन वाले लेक्चर लगा लेंगे। अब वो लेक्चर हो सकता है रास्ते में कोई ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता हो तो रास्ते में आप लेक्चर लगाएं, हो सकता है किसी ने रात का टाइम रखा हो सकता है किसी ने फजर के बाद का टाइम रखा हो। ये हर एक के ऊपर अपने अपने डिपेंड करता है। पढ़ने तो आप बैठ जाएंगे और क्लास में तो आप आके बैठ जाएंगे, लेकिन अगर इस क्लास में आप बैठ गए और तकरीबन रिपोर्टिंग 150 घंटे की टीचिंग है, क्लास टाइम तकरीबन 150 घंटे, इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं क्योंकि अगर सवाल बहुत मुश्किल हैं, टॉपिक मुश्किल है, तो मेरे अंदाजे से 2-4-5 घंटे क्लासेस ज़्यादा भी लग जाएंगे। 160 घंटे तक, 150 घंटे, 160-65 घंटे आप यहाँ पर लगा रहे होंगे। क्लास टाइम की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपका ट्रैवल टाइम है, आप पता नहीं कितनी दूर से क्लाइंट से आए हैं, फिर रात को आपने घर जाना है। और अगर ऑनलाइन भी आप लेक्चर सुनने बैठते हैं तो भी 150-200 घंटे आपने सुनना है। ये सिर्फ सुनने की बात कर रहा हूँ। इतना टाइम लगाने के बाद और आपकी फर्म जो भी हो, मेरे ख्याल में दूसरी दफ़ा क्लासेस लेने में कहीं भी बहुत आसानियाँ नहीं होती हैं। अगर आपने एक दफ़ा क्लासेस ले ली हैं, अब अगली दफ़ा आप क्या कह के क्लासेस लेंगे दोबारा? अगर झूठ पे झूठ बोलना है तो ठीक है, एक बार आप रिपोर्टिंग की क्लास कह के रिपोर्टिंग की क्लास ले रहे होंगे, अगली दफ़ा आप SPM कह रहे होंगे लेकिन ले रिपोर्टिंग रहे होंगे। तो वो तो खैर आपका फर्म का मामला है, लेकिन ना आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे क्लासेस पढ़ने के, ना बेटा टाइम मिलेगा पढ़ने का। अगली बार आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, आपका वैसे दिल नहीं किया करेगा पढ़ने का, आप पिक एंड चूज़ करना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा IAS 12 तो मुझे नहीं आता, वो तो मैं पढ़ लूँगा, रेवेन्यू आता है। बैठ रहे होंगे आप क्लास के अंदर, लेक्चर सुन रहे होंगे, क्योंकि छोड़ने का भी दिल नहीं करेगा कि शायद कुछ नया पता चल जाए। मैं बात कर रहा हूँ जब कल को रिपीट कर रहे होंगे, तो फिर आप टाइम लगा रहे होंगे लेकिन ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो बस ये वन एंड ओनली चांस समझिए और इस सेशन में ही आप रिपोर्टिंग ऐसे पढ़िए जैसे आपकी दिसंबर 22 में ही अटेम्प्ट है। हो भी सकता है लोगों की है भी दिसंबर 22 की अटेम्प्ट, और आपने अभी ही ऐसा पढ़ना है। बेशक घर जाके ना भी आप पढ़ पा रहे हो पूरी तरह से आप ना भी पढ़ पा रहे हो, कम से कम आने से पहले थोड़ा बहुत लेक्चर पलट के देख लिया करना, कुछ ना कुछ कर लिया करना। अगली क्लास में बिल्कुल फारिग ना बैठना आके, वरना ना फिर जब कनेक्शन नहीं रहता ना। मैंने कल एक चीज़ सिखाई, अब एक कनेक्शन बना हुआ था, वहाँ से अगले दिन क्लास आके जोड़नी थी, आपको याद ही नहीं है कि बात क्या हो रही थी पिछली क्लास में, तो इसलिए फिर मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो आप बेटा अगर वाकई एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो काम ज़रूर सीखिए, लेकिन पढ़ाई को अच्छा बैलेंस करके चलिए, वरना आपसे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बाद में नहीं बना जाएगा। जितने अभी 5-6 लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं जो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में जा चुके हैं, आप अपने आर्टिकल्स को याद करके देख लीजिए। मेरे ख्याल में आप जिस भी मर्जी फर्म में थे, लेकिन जितना टाइम आपको फर्म में पढ़ने का मिल सकता था जॉब में बेटे नहीं मिलता, क्योंकि फर्म में ना एक कल्चर होता है पढ़ाई का, सबको पता होता है कि आप स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जब आप नौकरी करने जाते हैं ना तो मालिक 80,000 रुपये ऐसे ही नहीं दे रहा, वो 8 लाख रुपए का काम लेगा तो 80,000 रुपये आपको महीने के देगा, और फिर वो आपसे नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि आप 15 दिन की छुट्टियां कर रहे हैं और 20 दिन की छुट्टियां कर रहे हैं, और आपके एग्जाम देख के नहीं उसने क्लाइंट पकड़ने। उनका बिजनेस वॉल्यूम आपके एग्जाम देख के नहीं होना है। आप किसी ऐसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं जिनका सीजन ही दिसंबर में लगता है, जिनके मामलात सारे बिजनेस के होते ही जून में, कहाँ गई आपकी अटेम्प्ट? तो आर्टिकल में जो करना है बेटा पढ़ाई का कर लो, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है पेपर पास करना। या तो फिर नौकरी छोड़ें, ऐसे भी लोग देखे मैंने, नौकरी छोड़ के फिर पढ़ाई में आते हैं, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल होते हैं। तो आर्टिकल में आपके पास बहुत ज़्यादा चांस है पेपर पास करने का। करें कैसे? जो सामने बैठे हुए लोग हैं उनको तो मेरी ये नसीहत है कि आप क्लास में ना आवाज़ार शक्लें बना के मत बैठना। आप क्लास में इस नीयत से ही बैठना कि आपने पढ़ के सीख के ही जाना है। मैं वैसे कोशिश तो यही करूँगा रिपोर्टिंग में कि
सब शक्लों को सामने देख देख के उनसे कनेक्शन आई कॉन्टेक्ट करके ही पढ़ा रहा हूँ। अगर कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप पूछें, मैं समझाऊँगा। कुछ टॉपिक्स मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आने चाहिए, उनका मैं जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो C5 के सिलेबस का हिस्सा होंगे वो मैं ज़ीरो से ही पढ़ाऊँगा। जैसे लीजे ज़ीरो से पढ़ाऊँगा, ISTL ज़ीरो से पढ़ाऊँगा, कंसोलिडेशन ज़ीरो से पढ़ाऊँगा। लेकिन आप इन 150 घंटों में मेरे साथ एक्टिव रह लें, अपनी नीयत सही रख लें, सिंसेरिटी के साथ, अपने साथ सिंसेरिटी के साथ पढ़ लें। आप अच्छा पढ़ लेंगे ना, आपको एग्जाम में इसका फ़ायदा नजर आएगा जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बैठ के। और जो ऑनलाइन में सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, आपसे मुदबाना गुजारिश है कि आप ना अभी से अपना एक टाइम प्लान बनाइए और अभी से उस टाइम प्लान को फॉलो करिए, क्योंकि ऑनलाइन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लेक्चर पेंडिंग होते चले जाते हैं। आप ये सोचेंगे कि अच्छा ये हफ्ता गुजार लूँ, क्लाइंट फाइनल हो रहा है, अगले हफ्ते मैं संडे को सुन लूँगा, तो अगले हफ्ते आपकी फैमिली में फौतगी भी आ जानी है, उससे अगले हफ्ते शादी भी आनी है, बीमार भी होना है, फलाने मसले भी होने हैं। तो अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस कोर्स को कवर करना चाहते हैं तो आप अपना एक टाइम प्लान बनाइए। आप उसको रोज़ाना का कोई भी टाइम रखिए, लेकिन टाइम टेबल बना के लेक्चर सुनेंगे। क्या हुआ? चलो खैर है, जब मुझे यूज़ करना होगा तब करवा लूँगा। खैर है, अपना एक टाइम रखिए, ये मैं ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूँ, और उस टाइम में पाबंदी के साथ, रेगुलरिटी के साथ वो लेक्चर सुनिए। अगर आप टाइम रखते हैं सुबह का, तो फिर रोज़ाना सुबह जो भी हो आपने लेक्चर सुनने हैं। आप जगह भी डिसाइड करिए, ये ना करिए कि कभी क्लाइंट पे बैठे हुए लेक्चर सुन रहे हैं, कभी घर आके लेक्चर सुन रहे हैं, कभी बस में बैठे हुए लेक्चर सुन रहे हैं, ये मत करिए। एक जगह पढ़ाई की रखिए, उसी जगह बैठ के ही लेक्चर लें। अगर आपने मोबाइल पे लेक्चर लेने हैं तो मोबाइल पे ही लेक्चर लिया करें। जुगाड़ ना लगाएं कि किसी क्लाइंट पे जुगाड़ लग गई तो वहाँ लेक्चर सुन रहे हैं, ऐसे मत करिए। जितना ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे ना, और आपको अपने ऊपर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, सुस्ती आड़े आएगी, आपको शैतान वसवसे डालेगा, आपके जो शैतान नुमा दोस्त होंगे वो तंग करेंगे आपको, लेकिन आपको अपने ऊपर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन वालों के लिए नसीहत कि वो डिसिप्लिन रह के एक टाइम रख के टाइम टेबल बना के लेक्चर लीजिए। और आप जो सामने बैठे हुए जीते जागते लोग हैं, आपको नसीहत है कि छुट्टी मत करना, और जितनी मर्जी आप हेक्टिक रूटीन से आ रहे हैं, बहरहाल आप जवान लोग हैं, और आप अगर पढ़ना चाहें तो आप जाग सकते हैं क्लास में बैठ के। आप जवान बच्चे हैं, आपको 5-6 घंटे का काम, इससे ज़्यादा तो वैसे भी कोई नहीं करता है। 5-6 घंटे मैंने ज़्यादा बोल दिया शायद, है ना? नहीं, काम की बात कर रहा हूँ मैं ऑफिस में बैठने की बात नहीं कर रहा, मैं काम की बात कर रहा हूँ। 5-6 घंटे से मुझे नहीं लगता आप जिस भी डिपार्टमेंट में इससे ज़्यादा कोई काम करते होंगे। आप जवान लोग हैं, अगर आप वाकई पढ़ना चाहेंगे ना, तो आप जितने मर्जी थके हो आप पढ़ लेंगे। अगर पढ़ना तो अपने साथ सिंसेयर होकर बैठिएगा। अगर अपने साथ सिंसेयर होंगे तो अच्छा सेशन गुजरेगा, नहीं होंगे अपने साथ सिंसेयर तो आप मिस्टर ए से पढ़ें, मिस्टर बी से पढ़ें, 10 दफ़ा पढ़ें, 5 दफ़ा पढ़ें, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो अपने साथ सिंसेयर होकर इस 3 महीने 3.5 महीने में इंटरैक्टिव सेशन गुजार लेंगे तो मुझे भी मज़ा आ जाएगा, आपको भी मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, अब एक नसीहत ख़ास तौर पे ऑनलाइन वालों के लिए। रॉबिन हुड का नाम सुने? रॉबिन हुड एक करैक्टर है। ये जो बड़े बूढ़ों की कहानियाँ होती हैं ना, तो देसी कहानी तो नहीं है, विलायती कहानी है ये, लेकिन रॉबिन हुड का करैक्टर है। क्या है रॉबिन हुड? ओ ना यार अब तो हुड रॉबिन बना दिया उसको। रॉबिन हुड अमीरों से पैसे लूटता था और गरीबों को बांटता था। है? तो आप लोग अगर ये समझेंगे ना, ये मैं ख़ास तौर पे ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूँ, कि कोई जुगाड़ लगा के किसी तरह से लेक्चर चोरी कर लें या उनकी रिकॉर्डिंग कर लें, या कोई भी सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें, जिस भी तरह से आप लोग जो भी समझें, और उसके बाद अवामुन नास से इसको शेयर कर लें और ये समझें कि शायद कोई बहुत नेकी का काम किया है, या आप सेल कर दें सस्ते में, या फिर आप ये सोचते हुए कि चलो किसी की मदद ही हो रही है ना, और आप वो लेक्चर्स बाकी लोगों से एम ही बस सस्ते में या फ्री में शेयर कर लें। और रीज़न क्या हो जो इसको चोरी का लेक्चर ख़रीद रहा हो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी आप तो यहाँ बैठे हैं ना, तो आप तो फीस दे के बैठे हैं, लेकिन ये जो ऑनलाइन लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि इनमें से कोई भी कुछ चोरी की रिकॉर्डिंग करे किसी भी तरह, क्योंकि आप जो भी तरीका लगाएंगे वो होगा तो इलीगली। अब आप जब वो शेयर कर लेंगे अपने दोस्तों से और आपको ये लगेगा कि आप उसकी मदद कर रहे हैं, या उस चोरी के लेक्चर्स लेने वाले को ये लगेगा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, तो आप ऐसा करें कि चोरी कर लें, बैंक में डाका ही डाल लें, कोई मसला नहीं है, फिर फीस दे दें। आप अफोर्ड नहीं कर सकते, डाका डालें ना, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो बेटा इंतहाई बेकार लॉजिक है कि अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ज़िंदगी में अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, बस आपको सिर्फ प्रायोरिटी सेट करनी है। ये जो लोग होते हैं ना जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मोबाइल अगर अपना देखेंगे तो महंगा वाला मोबाइल ही होगा,
अगर आप इसको अपनी बाकी आदत पे देखेंगे, उनमें बहुत सारी आदत हो सकती हैं, कोई गेमिंग हो सकती है, कोई और एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कोई दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो सकता है, इवन के सिगरेट के ऊपर खर्चे हुए पैसे हो सकते हैं। अपनी बाकी आदत जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आप पैसा उड़ा रहे होंगे, लेकिन जब पढ़ाई का मामला आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मामला बेटे सिर्फ प्रायोरिटीज़ का है। तो इसलिए वीडियोज़ चोरी करना, उनको ये समझना, अच्छा ये मैं ना उलमा से पूछी हुई बात बता रहा हूँ आपको, ये मैं उलमा से डिस्कस करने के बाद आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके भले की बात कर रहा हूँ। बाकी जिसे चोरी करनी है वो तो करेगा, क्योंकि कॉलेज एक हद तक कंट्रोल्स लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, और कॉलेज का हक भी है, कॉलेज एक सर्विस दे रहा है, एक कॉलेज की सर्विस है जिसकी अपनी एक डिस्टिंग्विश सर्विस है, तो कॉलेज का हक है कि वो सिक्योरिटी लगाए। उसके बावजूद एक से एक चीता पड़ा हुआ है, कोई ना कोई हल निकाल ही लेगा वो। लेकिन मैं आपको सिर्फ इखलाकन एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा ये भलाई नहीं होगी, ये होगा शर का काम ही। अगर आप समझ रहे होंगे कि दूसरे की मदद कर रहे हैं तो वो मदद नहीं हो रही होगी, अगर आप इसको नेकी समझ रहे होंगे तो नेकी नहीं हो रही होगी। हाँ, अगर आप इसको नेकी बदी इस पर बिलीव नहीं करते फिर तो वही बात आपके लिए है ही नहीं, फिर तो आप जो मर्जी करिए। लेकिन जो ज़रा सा भी इस पर बिलीव करते हैं तो उनको मैं समझा रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है, ये मदद नहीं है। मदद ये ज़्यादा अच्छी मदद होगी कि आपका कोई दोस्त है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, हर एक के अपने अपने मसले होते हैं। कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो खुद, लेकिन खुददारी बहुत है, वो क्या होता है, वो कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं और पता नहीं 15-15 घंटे वो काम कर रहे होते हैं, फिर पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वो तो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। होते हैं लोग जो डिज़र्व नहीं कर, जो जिनको मसला होता है, उनकी ज़्यादा बेहतर मदद ये होगी कि आप अपनी जेब से फीस दे दें उनकी, यानी आप बजाय इसके कि चोरी करके उनकी मदद करने के लेक्चर उन तक पहुँचाएँ। भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं ना, आप दे दें उनकी फ़ीस। लेकिन इस चीज़ को डिस्करेज करिए कि चोरी के लेक्चर शेयर कर लेना, पासवर्ड शेयर कर लेना, अपने नाम से लेक्चर लेना, और चूंकि आपने पैकेज लिया हुआ है तो लेक्चर ले लेके रिपीट वो अपने दोस्तों से शेयर कर लेना, ये अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं है। अब अगर आप इसकी जस्टिफिकेशन मुझे ये बताएंगे कि सर ये जो आपके कंप्यूटर में विंडोज़ है ये भी तो पायरेटेड ही है ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकली अवॉइड नहीं हो सकती। जैसे मैंने जिससे लैपटॉप खरीदा, मैंने तो पैसे दे के विंडोज इंस्टॉल करवाई हुई है, अब वो जेन्युइन है नहीं है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है बात। तो इसी तरह से कई चीज़ें हमारे माशरे के अंदर ख़राब हैं, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं होती मज़ीद ख़राबियाँ करने का। तो ख़ास तौर पे ऑनलाइन वालों के लिए नसीहत है, मेरी दरख्वास्त है कि इसको भलाई का काम समझ के अगर आप चोरी के लेक्चर शेयर करेंगे तो मेरे बच्चों ये भलाई का काम नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है। अच्छा जी, ये तो हो गई कुछ जनरल नसीहतें। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड, CFA 1 से रिलेटेड कि मैंने क्या करना है, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ और मामलात आगे कैसे चलने हैं। ये करना अच्छा, CFA 1 पे आते हैं। अब CFA 1 में ना आपको पेपर में अभी तक की प्रैक्टिस तो यही चल रही है कि 5 सवाल आएंगे 100 नंबर के पेपर में। अभी तक की प्रैक्टिस 5 ही है, लेकिन 6 भी हो सकते हैं। वो 5 सवाल किस तरह से होंगे, ये अभी रिसेंट ही सिलेबस रिवाइज हुआ है, ये स्ट्रक्चर अभी रिसेंट ही रिवाइज हुआ है, यानी ये कौन सी टाइम थी, जून 22 ना, हाँ ये जून 22 में रिवाइज हुआ है। दिसंबर 21 में सिलेबस और था, उसका स्ट्रक्चर और था, तो अब ये जून 22 में स्ट्रक्चर हुआ है रिवाइज। 1-2 टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, और जो लोग रिपीटर हैं, जिन्होंने पहले रिपोर्टिंग पढ़ी हुई है, IS 33 होता था एक EPS, वो डिलीट हो गया है। एक IS 40 होता था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो डिलीट हो गया हुआ है। और उसके अलावा इथिक्स एक टॉपिक ऐड हो गया, ये पहले कभी होता था लेकिन फिर निकल गया था सिलेबस से। तो अब स्ट्रक्चर हुआ है रिवाइज, जून 22 में रिवाइज हुआ है, तो दिसंबर 22 का भी वही सिलेबस है। इसमें से आपको आने हैं 5 सवाल, और मैं साथ साथ जो टॉपिक पढ़ाता रहूँगा तो ये साथ बताया करूँगा कि किस में से ज़्यादा तैयारी करनी है, किसको ज़्यादा वेटेज देनी है। जैसे एक तो यहीं सामने ही नज़र आ रहा है, कंसोलिडेशन से एक सवाल आना ही आना है, और नॉर्मली वो 25 नंबर का सवाल होता है, 25 से ऊपर भी जा सकता है, वरना नॉर्मली 25 नंबर का सवाल होता है। कंसोलिडेशन से सवाल आना ही आना है, और ऐसे भी पास्ट में अटैम्प्ट्स गुजरी हैं
जिनमें से 2-2 सवाल आए हैं कंसोलिडेशन से, यानी ऐसी भी अटेम्प्ट्स गुजरी हैं जिनमें से तकरीबन 50 नंबर कंसोलिडेशन से टेस्ट हुए हैं। तो कंसोलिडेशन तो पेपर का मस्ट सवाल है और सबसे ज़्यादा टाइम भी मैंने कंसोलिडेशन पे लगाना है। उसके अलावा ये जो 2 एरियाज़ हैं, ये इनमें स्टैंडर्ड्स फैले हुए हैं, कुछ यहाँ हैं कुछ यहाँ हैं, मेनली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड यहाँ हैं, बाकी स्टैंडर्ड्स यहाँ हैं। तो ये 2 ग्रेड्स हैं बी और सी, इनमें स्टैंडर्ड्स फैले हुए हैं इन पे, और कंसोलिडेशन हमारा सारा सिलेबस नहीं, मेरी एफर्ट इन 3 एरियाज़ पे लगनी है। अब हमारे पास ना टाइम कम है, जैसे CFA 1 में जो ऑनलाइन भी मेरी बात सुन रहे हैं लोग, मैं यही सोच के पढ़ाऊंगा कि आपकी दिसंबर अटैम्प्ट है, जिनकी अभी नहीं भी अटैम्प्ट है मैं बहरहाल दिसंबर को सामने रख के पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि मैं चीज़ें टपाऊंगा, पढ़ाऊंगा चीज़ें पूरी तसल्ली से पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास जितना टाइम अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर हम एक लिमिटेड टाइम ही लगा पाएंगे। तो मेरी जितनी भी टीचिंग है तकरीबन 150-60 आवर्स की, तकरीबन 160 का मार्जिन रखिए, 160 आवर्स तकरीबन, वो इन 3 ग्रिड्स पे है। बाकी ये 2 क्या हैं, एथिक्स, इसमें मेरा कुछ नहीं है सिखाने वाला। जिन्होंने अभी कुछ अरसा पहले ही, 1-2 साल के अंदर या नहीं 3-4 साल के अंदर कैफ पढ़ा था, FAR2 पढ़ा था, ये इथिक्स वही हैं, ये जो आपने पढ़े हुए हैं वही इथिक्स हैं। जिन्होंने ऑडिट में इथिक्स पढ़े हुए हैं, चाहे वो कैफ में पढ़े हों, अभी तो मुझे नहीं लगता कि सब लोग ऑडिट पढ़ रहे होंगे, लेकिन ऑडिट में भी इथिक्स पढ़ते हैं आप लोग, वो और सेक्शन है, रिपोर्टिंग में और सेक्शन सिलेबस में है, ऑडिट वाले इथिक्स और हैं। लेकिन इसमें ना मेरे समझाने वाला कुछ है और ना क्लास में टाइम लगाने वाला कुछ है। हाँ, मैंने इतना ज़रूर किया है, वो मैं बताता हूँ, अभी किताब पे आता हूँ तो बताता हूँ कि मैंने क्या किया है, लेकिन ये क्लास टीचिंग वाली चीज़ नहीं है। यानी ये हम टाइम ज़ाया करेंगे अगर आप कहें नहीं सर आप पढ़ा दें, तो इसलिए सुस्ती में कह रहे होंगे आप, क्योंकि अब CFAP लेवल पे ये वो चीज़ है जो बेटा आपने खुद ही पढ़नी है, तो इस पर मेरी टीचिंग टाइम कुछ नहीं है। हाँ, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मैं अभी डिटेल में आता हूँ मगरिब की ब्रेक के बाद, फिर इसको डिस्कस करता हूँ कि इसको हम कैसे लेके चलेंगे। पहले मैं बात करता हूँ B और C ग्रेड की। इसमें है स्टैंडर्ड्स। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैंने ना बड़ी मेहनत करके, और ये मेरी ज़िंदगी के उन कुछ कामों पे है जिनको मैं समझता हूँ कि मैंने वाकई बड़ी जान मारी हुई है, तो मैंने ना बड़ी मेहनत करके इनके नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि मेरा फोकस ये था कि हम कॉन्सेप्ट समझने में और प्रैक्टिस करने में अच्छा खासा टाइम लगाएं। और आपको रिकमेंड तो मैं करूँगा कि आप लोग ओरिजिनल IFRS पढ़िए, लेकिन मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि पढ़ने वढ़ने किसी ने नहीं है। तो मैंने ये कोशिश की हुई है कि ओरिजिनल IAS अच्छी तरह खंगाल के उनको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट किया। जहाँ अंग्रेजी आसान कर सकता था अंग्रेजी आसान कर दी, कहीं पर केसेस बना सकता था केसेस बना दिए, कहीं टेबुलर फॉर्मेट में लिख सकता था टेबुलर फॉर्मेट लिख दिए, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करके मैंने उसको नोट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो मैं आपको जितने स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊंगा वो मैंने सारे IFRS खंगाल के, पार्ट A पार्ट B सब खंगाल के, उसका ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट, उसकी एक्सप्लेनेशन जो उसका पार्ट B होता है, फिर उसकी एप्लीकेशन गाइडेंस, पूरे स्टैंडर्ड को बड़ी डिटेल से खंगाल के मैंने इनके लिए अपने बनाए हुए नोट्स, और वो सब मैंने लिख के किताब की शक्ल दे दी हुई है। और मैं आपको समझाया करूँगा और आपके सामने हुआ करेगी किताब। फिर मैं आपको जब एक चीज़ समझा लूँगा, फिर मैं कहूँगा किताब के फलाने पेज पे फलाना पैराग्राफ पढ़ लें। यानी जिन लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है, पहले मैं डिक्टेट करवाया करता था FAR2 में, सिलेबस कम था, काम चल जाता था। मैं CFAP में डिक्टेट नहीं करवाता। मैंने वो सारी मेहनत जो आपको ज़बानी लिखवानी थी वो बुक की शक्ल में ऑलरेडी बना दी हुई है, समझाऊँगा और आपको रेलिवेंट पैराग्राफ कहूँगा कि पढ़ लें। तो एक तो ये काम करेंगे कि आप किताबें साथ लेके बैठेंगे और जो पेज कहूँगा, जो पॉइंट कहा करूँगा वो आप उस वक्त पढ़ा करेंगे, क्योंकि घर जाके नहीं पढ़ना आपने वहाँ सामने मेरे बैठ के पढ़ना है। और जो पढ़ के ना समझ आया होगा फिर आप मुझसे पूछा करेंगे तो मैं समझा के आगे चला करूँगा। और ये मैं ओरिजिनल IFRS खोल के बैठने की बात नहीं कर रहा। यानी अगर आपको ये लग रहा है कि हम शायद पैराग्राफ पढ़ते जा रहे होंगे, नहीं, मैंने ऐसे नहीं पढ़ाना, मैं आपको भी किताब की शक्ल दिखाता हूँ। तो मैंने एक तो आपको स्टैंडर्ड्स नोट्स की शक्ल में बना दिए हुए हैं, समझाऊँगा, और जो चीज़ रेलिवेंट जब होगी कहूँगा तो आप उसको पढ़ लिया करेंगे। स्टैंडर्ड हम कॉन्सेप्चुअली ऐसे पढ़ेंगे। फिर कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिन पे IAS ने खुद ही एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। मैंने उन एग्जाम्पल्स को कुछ एज इट इज़ और कुछ को सवालों की शक्लें खुद देके मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पढ़ा जा रहा है। मैंने ना तकरीबन हर IAS में, जैसे 2236 सामने है, जो मैंने आपको IAS का टेक्स्ट पढ़ाना है, जिसको मैं कह रहा हूँ नोट्स की शक्ल है, उसको मैंने एक टेक्स्ट की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। वो भी दिखाता हूँ, चलो बल्कि अब ये I36 सारा लिखा हुआ है। जो बातें टेबल में बता सकता था, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इस तरह से टेबुलर फॉर्मेट कर लिए, कुछ केसेस बना दिए।
ये ना मैंने सारे आईएएस की तफसील से चीज़ें पढ़ के कुछ अपनी वर्डिंग में चेंज कर ली, कुछ और टेबलर फॉर्मेट बना के, ये मैंने सब आईएएस आपके लेवल पे लाके जो सिखाना है वो मैंने लिख दिए हुए हैं। क्या आईएएस 100% एज इट इज कॉपी कर लिए? नहीं भाई, फिर मुझे तो क्या जरूरत थी बुक बनाने की। तो मैंने ये अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करके आईएएस में से जो भी एग्जामिनेबल चीज़ है सब निचोड़ बना के इस बुक में डाल दिया हुआ। आइडियली आई इनकरेज कि आप आईएएस ज़रूर पढ़ना, लेकिन फिर भी अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया जिसमें बच्चे पास हुए, उनमें जो काबिल तरीन बच्चे भी थे उन्होंने भी मुझे यही कहा कि सर आईएएस हमने कोई नहीं पढ़े थे, हमने बस किताब ही पढ़ी थी। मैं काबिल बच्चों की बात कर रहा हूँ, आम बच्चों की बात नहीं कर रहा, ये मैं काबिल बच्चों की बात कर रहा हूँ कि हमने कोई नहीं आईएएस पढ़े थे। तो इसलिए मैंने यही सोच के किताब बनाई थी कि आईएएस किसी ने नहीं पढ़ना। तो इसलिए आइडियली स्पीकिंग इनकरेज तो मैं करूँगा कि आप आईएएस पढ़ें, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ सकें तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश यही की है कि आप ये टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो वो आईएएस का जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो सब आप तक पहुँच जाएगा। तो एक चीज़ हुआ करेगी चैप्टर में जो मैंने सारा आईएएस पढ़ाना है। फिर एक चीज़ जो मेरे खुद बनाए हुए सवाल भी हैं कुछ और किताबों से, जिनमें एसीसी की किताबें भी शामिल हैं, जिनमें और कहीं रेफरेंस बुक्स शामिल हैं, जिनमें कैफ के सवाल शामिल हैं, खुद बनाए हुए सवाल शामिल हैं, उनको मैंने सवालों की शक्ल देके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कह दिया। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी और आपको आईएएस पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होंगी। जैसे कुछ अंग्रेजी पढ़ाई, साथ समझाने के लिए सवाल करा दिया, फिर अंग्रेजी पढ़ाई, साथ समझाने के लिए सवाल करा दिया, कुछ मेरे बनाए हुए होंगे, कुछ कैफ के भी इवन के सवाल होंगे। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही होंगी आईएएस पूरा होने के लिए। जब हम इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि हम आईकैप के एग्जाम क्वेश्चंस कर सकें, तो फिर मैंने पास्ट पेपर्स का भी सारा सेक्शन बनाया हुआ है, क्योंकि सिलेबस भी चेंज होता रहा, आईएएस भी चेंज होते रहे, क्वेश्चंस के स्टाइल भी चेंज होते रहे। इसलिए मैंने रिसेंट वाले सवाल तो सारे ही डाले हुए हैं, लेकिन जो उससे पुराने भी थे उनमें से अच्छे मैंने मोस्टली शामिल किए हैं। इवन 2006-07 का वाला भी सवाल मैंने उठा के डाला हुआ है इसके अंदर। तो हर चैप्टर को मैंने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। वो अंग्रेजी है जो आईएएस की होगी, जो मैं सिखाऊंगा और आपको साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिनमें आईएएस की नींद आ रही है, जिनमें आईएएस की ओरिजिनल इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स भी शामिल हैं, जिनको मैंने सवालों की शक्ल दी है, क्योंकि एग्जामिनर को डबल एंट्रीज बड़ी पसंद है। तो मैंने आईएएस की ओरिजिनल एग्जांपल्स अक्सर सवालों की शक्ल में बना दी हैं, एंट्रीज की शक्ल में। ये वो चीज़ हुआ करेगी। और आईकैप के पास पेपर्स, तो हर चैप्टर को मैंने इन 3 टुकड़ों में बांटा हुआ है। ये हम हर चैप्टर को इस तरीके से पढ़ेंगे। ज़्यादा कोशिश मेरी क्लास तक रहने की ही होगी, लेकिन मजबूरी है, कुछ टॉपिक्स होमवर्क भी चलाने पड़ेंगे। और वो होमवर्क फ़ायदा ही तब होगा अगर आपने सवाल किया हो और अगले दिन जब वो सवाल डिस्कस हो तो उसका फ़ायदा है, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए होमवर्क बेटा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं कोशिश करूँगा, क्योंकि आप मसरूफ़ लोग हैं, क्लास में आ जाते हैं, भाई मेहरबानी आपकी। तो ज़्यादा मेरी कोशिश होगी कि जो भी हो वो क्लास टाइम में हो, लेकिन फिर भी कुछ सवालों की मजबूरी होगी, होमवर्क देना पड़ेगा। तो होमवर्क साथ चलेगा तो ही फिर फ़ायदा है। मैंने वो पास्ट पेपर्स जो क्लास में होमवर्क या क्लास वर्क की शक्ल में करने हैं, वो हर चैप्टर वाइज बांटे हुए हैं। कुछ ज़्यादा पुराने हैं, मैंने डाल दिए हैं, लेकिन मैं वो उसको ना क्लास में ना होमवर्क डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उस पर तौफीक है, कोई करना चाहे तो। लेकिन टॉपिक वाइज मैंने बांट दिए हुए हैं। हर टॉपिक में आप देखेंगे मैंने टॉपिक वाइज पास पेपर बांटे हुए हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो मैं क्लास पर होमवर्क डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैंने एक काम ये किया कि दिसंबर 16 ऑनवर्ड दिसंबर 16 से दिसंबर 21, क्योंकि जून 22 से पहले मैं बुक दे चुका हुआ था प्रिंटिंग के लिए, इसलिए दिसंबर 21 ये मैंने पास्ट पेपर्स जो मैंने अपने चैप्टर्स में नहीं डाले, जैसे अगर मैंने दिसंबर 21 के 5 में से 3 सवाल अपने ऊपर चैप्टर्स में डाल लिए हैं, बाकी 2 नहीं डाले, तो वो 2 इधर हैं। यानी पास्ट पेपर्स भी आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जितने पास्ट पेपर्स मैं टॉपिक वाइज कर सका वो तो कर दिए, हर चैप्टर में डाल दिए। और उनके अलावा जो मैंने नहीं भी चैप्टर में डाले, दिसंबर 16 ऑनवर्ड, ये जो 5 साल गुजरे हैं, वो मैंने फिर अलहदा से चैप्टर बना के वो पास्ट पेपर्स उसके अंदर डाल दिए। तो आपको अलहदा से पास्ट पेपर्स अरेंज करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे, बल्कि उन पे मैं फिर मगरिब के बाद ही बात करता हूँ। ये 2 ग्रिड्स की मैंने आपसे बात की है कि मैं इनको स्टैंडर्ड्स को पढ़ाऊंगा और वो जिस तरह से पढ़ाऊंगा वो आपको बता दिए। और कुछ स्टैंडर्ड्स जो मुझे ज़रूरी लगते हैं आपके साथ एक फ्रिक्वेंसी डेवलप करने में, या फिर भी कंसोलिडेशन के लिए भी ज़रूरी हैं, वो कराने के बाद फिर मैं कंसोलिडेशन पे चला जाऊँगा। और मेरा टारगेट ये होगा कि सितंबर का महीना हम कंसोलिडेशन करें, क्योंकि इस पर कम से कम महीना चाहिए, महीने से ज़्यादा ही लग जाता है वैसे, लेकिन कंसोलिडेशन बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक है। एक सवाल आना ही आना है 25 नंबर का, और जो कंसोलिडेशन अच्छी कर लेता है ना, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आधी रिपोर्टिंग एक तरफ और कंसोलिडेशन एक तरफ। तो मैं इनमें से कुछ स्टैंडर्ड्स कराने के बाद फिर कंसोलिडेशन पे स्विच कर जाऊँगा, बाद में फिर मैं बाकी स्टैंडर्ड्स पे आऊँगा। इन स्टैंडर्ड्स को पढ़ाने से रिलेटेड अच्छा, कंसोलिडेशन में मैंने क्या किया हुआ है, वैसे तो स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन मैंने कंसोलिडेशन स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखी हुई।
मैंने उनको अलग टॉपिक्स में बांटा हुआ है, एक्विजिशन अलग रखूंगा, डिस्पोजल अलग रखूंगा, जॉइंट वेंचर अलग रखूंगा। तो वो मैंने इसी तरह से कंसोलिडेशन को मुख्तलिफ कोई 9-10 चैप्टर्स में बांटा हुआ है, 9-10 टॉपिक्स में बांटा हुआ है। इन 3 ग्रिड्स से रिलेटेड मेरे पढ़ाने से तरीके में, क्लास, होमवर्क, कुछ और डिस्कशन, इससे रिलेटेड को पूछना है तो पूछें जी। अच्छा, वो तो MSA का नहीं है। अच्छा, उसका मुझे नहीं पता क्या है, उसमें क्या है। हाँ, यानी होगा यही, ये ऑप्शन है। अच्छा, नहीं लेकिन एक्सेल यूज़ होगा या नहीं? अगर एक्सेल यूज़ होगा तो फिर तो ज़बरदस्त है, तो बहुत ज़बरदस्त है। नहीं, उसका तो हल कोई ना कोई निकालेंगे ही। अगर टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई हल तो निकालेंगे, नहीं तो 1-2 अटेम्प्ट्स तो कुर्बानी जाएगी। यानी जब भी इस तरह की चेंजेस होती हैं तो तजुर्बे में 2-3 नस्लें तो कुर्बान होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। जी जी, क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे या फिर जो आप असाइनमेंट्स देंगे वो बेहतर है कि लैपटॉप पे अगर हमें साथ-साथ आप ही प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि हमें तो इस चीज़ में जीरो है कि कोई फॉर्मेट्स वगैरह हम कैसे बना सकते हैं जैसे पेपर के लेवल। अच्छा, उसमें चलो वैसे तो मुझे उसकी डिटेल नहीं पता जो आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन में क्या होगा, एक्सेल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, मैं भी अपने तौर पे पूछ लूँगा, आप भी पूछ लीजिए, किसी को पता चल जाए मुझे भी बता दे। लेकिन चलें मान लेते हैं कि एक्सेल पे काम करना अलाउड होगा, मैंने उसमें क्या प्रैक्टिस करानी है? जैसे आप क्लास में कोई क्वेश्चंस करवाएंगे तो आप अगर लैपटॉप पे करना तो मैं कर रहा हूँ ना। तो सर हमें देख के आएगा तो ये होमवर्क अगर आप सीधा असाइनमेंट देने की जाके लैपटॉप पे कर गया तो हम कैसे करेंगे? अगर आप ये सारा हमें सिखाएंगे, जैसे फॉर्मेट आप बोर्ड पे सिखाते हैं तो हम असाइनमेंट में फॉर्मेट कॉपी करते हैं, हमें प्रैक्टिस कौन करवाएगा ऑनलाइन? नहीं, मैं CFAP, मुझे आपका सवाल समझ आ गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका जवाब क्या दूं। मतलब आप CFAP में हैं, आप लोग आर्टिकल्स कर रहे हैं और जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं आपको एक्सेल पे मैं कैसे प्रैक्टिस कराऊंगा। नहीं, सवाल तो आपने सॉल्व करना है ना, वो तो आपने सॉल्व करना है ना। जब होमवर्क कोई होगा सवाल, आप उसको कंप्यूटर पे कर लीजिएगा, मैं तो बोर्ड पे ही करूंगा ना। यानी आप कह रहे हैं मैं यहाँ पर एक्सेल पे सॉल्व करूँ सवाल? एक वर्किंग बनानी है मैंने, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वर्किंग बनानी है। मैंने बोर्ड पे लिखी हेडिंग वर्किंग फॉर NCI, फेयर वैल्यू ऑफ NCI, रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग। अब मैं इसको बोर्ड पे हाथ से लिखूं या एक्सेल पे लिखूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या? अच्छा चलें, इस पे ना मुझे डिटेल पता है अभी, ना बाकियों को। यार ये बात गोल करने के तरीके होते हैं, आप मुझे नोटिस दिखाना शुरू कर रहे हो। मतलब देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो दिसंबर 23 में जाके कहीं होना है, और वो भी अगर अभी अनाउंस है तो पता नहीं होना भी है कि जून 24 चले जाना है। पता नहीं यार तब तक पाकिस्तान का क्या बनना है, अभी तो ये भी नहीं पता। पता नहीं CA भी रहता है कि नहीं रहता, तो चलें कैबिनेट तो बात की बात है। अच्छा भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि इन तीनों ग्रेड से रिलेटेड, इन पे बात मैं नमाज के बाद करता हूँ, इन तीनों से रिलेटेड, मेरे पढ़ाने की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, क्लास वर्क असाइनमेंट वगैरह, इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछें जी। जिनकी अटेम्प्ट एक साल बाद है और वो आप करें तो फॉर एग्जांपल अगर सिलेबस में चेंजेस आ जाती हैं इस अटेम्प्ट के बाद, तो फिर वो उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? वो दोबारा पढ़ेंगे। दोबारा करना पड़ता है? नहीं, सारा नहीं। देखें, रिपोर्टिंग के सिलेबस में ना अभी रिसेंटली चेंज हुई है, और स्ट्रक्चर कहने चेंज हुआ है। सिलेबस में 2 IAS निकले हैं, बाकी एडिशन को खास नहीं है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो अब 2-3 साल तक मज़ीद कुछ नहीं होगा, उसके बाद ही जाके होगा। अच्छा हाँ, एक बात ऑनलाइन वालों के लिए, आप लोगों का भी वैसे ये व्हाट्सएप ग्रुप तो है, जो सामने बैठे हुए लोग हैं वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं, और जो है आपका, मेरे ख्याल में तो है, हाँ, और वो जो ऑनलाइन लोग हैं उनका अलहदा से व्हाट्सएप का ग्रुप है। इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप सवाल पूछने लगें इस ग्रुप के अंदर, तो पहले ना बाकी मैसेजेस भी पढ़ लिया कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो सवाल आप करना चाह रहे हो अभी 2 मैसेजेस पहले किसी ने वो सवाल किया हो। तो आप जब भी व्हाट्सएप के मैसेजेस ग्रुप में करें कोई सवाल पूछने के लिए, तो प्रोस्पेक्टिवली नहीं चलना, रेट्रोस्पेक्टिवली चलना। हो सकता है जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं वो पहले कोई पूछ चुका हो और पहले ही उस पर तफसीली बात हो चुकी हुई हो, तो बाकी मैसेजेस भी देख लिया करना। और फालतू मैसेजेस अवॉइड करना। फालतू मैसेजेस से मेरी मुराद ये है कि अगर आप रजिस्टर के 2 पेजेस पलट के जो चीज़ देख सकते थे
वो रजिस्टर के पेजेस पलट के देख लें। ग्रुप में मैसेज करेंगे ना तो लोड बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आप व्हाट्सएप के ग्रुप को इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ करना, बेदरेग इस्तेमाल ना करना उसका, क्योंकि ज़्यादा लोड बढ़ेगा तो फिर बाकी लोग भी मैसेजेस देखना छोड़ देंगे, मैं भी पता नहीं शायद टाइम पे रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ। तो इसलिए जो ऑनलाइन वाले हैं ख़ासतौर पे वो लोग, बाकी तो क्लास में पूछना, बाकी जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं वो व्हाट्सएप का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना हो या चलो फिर भी कोई बहुत ज़ोर का सवाल अगर किसी को आ ही रहा है तो पूछ ले, वरना सामने बैठे हुए लोग क्लास में सवाल करना, क्योंकि आपका किया हुआ सवाल ना बाकियों को भी भला कर देगा। तो वो जो ऑनलाइन वाले लोग हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल ज़रूर पूछिए, लेकिन केयरफुल रह के, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार सवाल भी पूछेंगे ना तो वो लोड बढ़ेगा और फिर इंटरेस्ट लोगों का लूज़ हो जाएगा। आप शायद कोई सवाल पूछ रहे थे जी। ऐसा भी है कि आप स्टैंडर्ड जैसे कि कोई स्टैंडर्ड शुरू करवाएंगे तो फिर तोड़ के पहले कंसोलिडेशन करवाएंगे फिर बाद में वो स्टैंडर्ड दोबारा कंटिन्यू करेंगे? मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को दो हिस्सों में तोड़ूंगा। हेजिंग इंतहाई मुश्किल टॉपिक है, इंतहाई मुश्किल टॉपिक है। यानी मैंने सीफैप को पढ़ाने के लिए खुद जितनी मेहनत की है, हेजिंग बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल है, आखिरी मुश्किल चीज़ है। तो हेजिंग में शायद मैं उसको तोड़ दूं, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते पढ़ते ना आप लोगों का दिमाग की दही बन जाएगी, तो शायद मैं हेजिंग को तोड़ दूं। इसी तरह से IAS 21 तोड़ूंगा, उसकी भी रीज़न होगी, बाकी नहीं। बाकी मैं इसी का कायल हूँ कि वन गो में पढ़ें तो पढ़ें, तोड़ तोड़ के मैं नहीं पढ़ाता, तो मैं तो वन गो में पढ़ाऊंगा। कंसोलिडेशन कितना डिफरेंट है जितना हमने पहले पढ़ा हुआ उससे? क्या है? पहले आपने 1 2 3 सीख लिए, देखें अगर आप बिल्कुल इसको कैफ लेवल पे प्रोजेक्ट करेंगे कि जैसे कैफ में वर्किंग एक बता के काम चल जाते थे, जैसे एक सवाल सॉल्व हो गए बाकी भी हो जाते थे, नहीं वैसे नहीं होगा। सवालों का लेवल बहुत चेंज है, बहुत चेंज लेवल है। कंसोलिडेशन के खास तौर पे सवाल बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं। तो इसलिए आप भी वैसे बड़े तो हो ही गए हैं, आपको एक्सपोजर अच्छा मिल गया हुआ आर्टिकल्स के अंदर, तो इसलिए सीफैप का लेवल तो है ज़्यादा। फिर भी मैं कुछ टॉपिक्स में बहरहाल कोशिश पूरी करूंगा कि वर्किंग्स के फॉर्मेट बना सकूं। यानी मैं जितनी कोशिश कर सका, जैसे कैफ में मेहनत करता था, क्योंकि सीफैप 1 पढ़ाते हुए मुझे 2 साल ही हुए हैं, और सीफैप 1 में मेरे कंटिन्यू करने की रीज़न भी यही है कि स्टूडेंट्स का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला, तो उससे ना फिर एनर्जी मिलती है मेहनत करने की। उसी मेहनत से फिर मैं किताब लिखने के काबिल हुआ, फिर किताब पे और फीडबैक मिला, फिर मैंने इसमें एक चीज़ इस दफ़ा और ऐड कर दी इस किताब में कि जो कैफ लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं उनकी 1 पेजेस समरी भी मैंने इसके अंदर डाल दी। यानी कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए, वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा यहाँ। यानी मैंने आपको IAS 37 नहीं पढ़ाना, वो आपको आता है, वो आपको आना चाहिए, वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ सीफैप 1 के अंदर, तो उनकी भी मैंने 1 पेज समरी डाल दी हुई है। तो कुछ एडिशंस की हैं, तो अभी भी कोशिश तो बेटा पूरी करूँगा कि आप लोगों के लिए जितनी आसानी कर सकूँ, लेकिन फिर भी कैफ से बड़ा ऊंचा लेवल ही है इसका, सवालों का लेवल बहुत ऊंचा है। बस आखिरी सवाल फिर नमाज की ब्रेक। जी सर, जो FAR 2 के टॉपिक्स हैं जी, इसमें प्रॉपर्टी तो नहीं आएगी? देखें FAR 2 के वो टॉपिक्स जो सीफैप 1 में हैं, अब सीफैप 1 के अंदर आपके पुराने पढ़े हुए में कंसोलिडेशन तो है ही है। जिन्होंने बहुत ज़्यादा पहले नहीं पढ़ा तो उन्होंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी थोड़ा सा पढ़ा होगा। IAS 21 पढ़ा होगा, IAS 36 पुरानी स्कीम में होता था, उसके बाद ये निकल गया था, तो आप में से कई लोगों ने 36 नहीं पढ़ा होगा। रेवेन्यू पिछले 3 साल में जिन्होंने पढ़ा उन्होंने पढ़ा होगा, लीजेस पढ़ा होगा, IAS 12 पढ़ा होगा। लेकिन इसमें ये वाले जो सिलेबस के हैं ना, ये तो मैंने दोबारा से पढ़ाने, यानी आपके सिलेबस में IAS 12 है तो IAS 12 में दोबारा से 0 से पढ़ाऊंगा, लीजेस है तो लीजेस 0 से पढ़ाऊंगा। हाँ, कुछ चीज़ें मैं उतनी डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा, जैसे कंसोलिडेशन है, तो कंसोलिडेशन जिन्होंने अभी पिछले 4 साल के अंदर अंदर कैफ पास किया है, 5 साल, तो उसमें कंसोलिडेशन थी। उसमें कंसोलिडेशन का टॉपिक पढ़ाने में अगर लेट से मैं 15 दिन लगाता था, तो अब वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि सीफैप की कंसोलिडेशन उससे ऊपर है। अच्छा, आनी चाहिए का मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, लेकिन बेटे मैं 15 दिन में नहीं रिवाइज करा सकता वो, अब मुझे वो 6 दिन में रिवाइज कराना पड़ेगा, 5 दिन में रिवाइज कराना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा। तो जो आपके सिलेबस के IAS हैं वो तो मैं पढ़ाऊंगा, जिनमें से कुछ चीज़ें सिर्फ गुजारूंगा, बताऊंगा लेकिन गुजारूंगा, और कुछ चीज़ें बिल्कुल 0 से पढ़ाऊंगा। लेकिन जो सीफैप 1 के सिलेबस में नहीं है, जैसे IAS 38 है, वो नहीं पढ़ाऊंगा, वो सिलेबस में नहीं है। हाँ, क्या उनकी टेस्टिंग हो सकती है किसी न किसी एडजस्टमेंट के अंदर, वो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको खुद ही करना है। जो सिलेबस में नहीं है वो मैं क्लास में प्रॉपर पढ़ा नहीं रहा हूँ। हाँ, इतना मैंने ज़रूर किया है, जो मैं अभी नमाज के बाद देखता हूँ शायद वही काम कर लूँ, कि जो मैंने 1 पेज समरीज बनाई हुई हैं कैफ लेवल IAS की, वो मैं गो थ्रू ज़रूर कर सकता हूँ। लेकिन जो IAS सिलेबस में नहीं है और आप कैफ में पढ़ चुके, IAS 20 है, वो आपने कैफ में पढ़ लिया, बस वो नहीं दोबारा पढ़ाना, तो सिलेबस वाली चीज़ें 0 से पढ़ाऊँगा। चलें नमाज की ब्रेक कर लेते हैं और पॉज कर दें।
अच्छा कैमरे में मैं भी हूँ ना कि यही है बस, मैं हूँ ना। अच्छा जी, इन 3 ग्रेड से मैंने बात कर ली थी, बाकी फिर जब पढ़ना शुरू करेंगे तब ज़्यादा डिटेल से बात होगी। ये मैंने क्लास में कोई नहीं पढ़ाना, और इसका मैंने किया सिर्फ इतना हुआ है कि आपको ना ICAP के कोड ऑफ इथिक्स पेपर में ले जाना अलाउड है, लेकिन इतनी मोटी किताब है, ले भी जाएंगे तो उसको खोलने का टाइम कहाँ होना है। तो मैंने किया यह है कि जो उसमें आपका सिलेबस का पोर्शन है, जैसे इथिक्स से रिलेटेड, इथिक्स में से पार्ट 1 और पार्ट 2 है, बहुत बड़ा कोड ऑफ इथिक्स, क्योंकि ऑडिटर्स के लिए वो मेनली है। तो उसमें जो आपके सिलेबस का है ना पार्ट 1 और पार्ट 2, ये मैंने समराइज़ तो खैर नहीं किया, बस फॉर्मेटिंग ही की है थोड़ी, क्योंकि कोड ऑफ इथिक्स अगर किसी ने फॉर्म में पढ़ा हुआ देखा हो, क्योंकि फॉर्म में बस पढ़ा ही होता है, वो पढ़ा होता है बस फॉर्म में, तो वो अप्लाई नहीं होना होता, बस पढ़ा होता है कहीं कोने में। तो अगर कभी खोल के देखें आप तो उसमें ना इतना इतना सा लिखा हुआ है, तो इसलिए वो पेजेस 100 हैं। तो मैंने क्या किया कि उसको अपनी बुक के फॉर्मेट पे लाके कोई 15 पेजेस में ले आया, तो वो आप वहाँ मेरी बुक से पढ़ लेंगे तो कम से कम वो टेंशन दूर हो जाएगी कि कोड ऑफ इथिक्स में से इतने सारे पेजेस हम कैसे पढ़ें। या 15 शायद मैंने कम कह दिया, पता नहीं, 38 नहीं 38 नहीं, ये तो मैंने सवाल भी डाले हुए हैं। चलो 38 नहीं 37 होंगे, 38 ही हैं अभी, सारे ही हैं, 38 पेजेस हैं, क्योंकि ओरिजिनली कोड ऑफ इथिक्स में बहुत सारे पेजेस हैं, तो उनको मैंने जितने एंटर उड़ा सकता था या जो लाइनें बड़ी कर सकता था, तो बाकी बुक के फॉर्मेट साइज़ पे मैं इसको ले आया। तो ये आप यहाँ से पढ़ लेना, लेकिन ये पढ़ना आप नहीं होगा। इस दफ़ा सवाल भी आया है इस पर 5 नंबर का, और ग्रिड में उसको इज्जत ऐसे मिली हुई है कि अलग ग्रिड बना दिया उन्होंने, तो ये मस्ट अपीयर है। लेकिन कंसिडरिंग आप लोगों का लेवल और टाइम, तो क्लास में हम इस पर कोई टाइम नहीं लगा रहे होंगे। चलो फिर भी देखूंगा, अगर एंड पे अगर कोई मौका बन सका तो शायद इस पर डिस्कशन कर लूँ, लेकिन ये ना ही समझें, ये आपने खुद ही पढ़ना है। अब मसला ये है कि इस तरह की जो खुद पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो आप अभी साथ साथ पढ़ लेंगे तो पढ़ा जाएगा, वरना इस तरह की चीज़ें जाती हैं एग्ज़ाम लीव्स पे जाती हैं वो एग्ज़ाम वाले वीक पे, वहाँ से जाती हैं वो एग्ज़ाम डे की सुबह नाश्ता करते हुए, फिर वहाँ से शिफ्ट होती हैं चिंची पे बैठे हुए, और अल्टीमेटली वो निकल जाती हैं। तो इसलिए आप आखिर में इसको जितना पेंडिंग करेंगे ये आपसे नहीं पढ़े जाने, तो बेहतर है कि आप इसको अभी ही ना 1 पेज आधा पेज रोज़ का अगर पढ़ लेंगे तो पढ़ा जाएगा, वरना आपसे कन्फर्म नहीं पढ़ा जाना। ये खुद पढ़ना है और अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें तो पढ़ा जाएगा, वरना नहीं पढ़ा जाना। ये वाला ग्रिड, ये आसान तो मैं नहीं कहता इसको, लेकिन अगर बाकियों से कंपेयर करें तो इसमें नंबर लेना आसान है। ये मैं इस वक्त ग्रिड डी की बात कर रहा हूँ, इस पर भी खास तवज्जो है। ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और इसमें हैं तो ज़्यादा चीज़ें, जैसे ये है जी डी, ये, लेकिन कुछ फालतू सी चीज़ें हैं जो बस सिलेबस भरने के लिए डाली गई हैं, वरना फालतू चीज़ें हैं। इनमें मेन चीज़ है ये आपको पढ़ा अगर जा रहा है तो बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इनके ना फॉर्मेट्स हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो एक 10 नंबर का सवाल टेस्ट होता है। बैंक का फॉर्मेट याद करना मुश्किल है, लेकिन वो करना आपको याद ही पड़ेगा। ये वाकई ही रट्टे हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा है जिसने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में या आर्टिकल्स में बैंक्स में काम किया हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी में काम किया हुआ है, म्यूचुअल फंड्स तो बहुत कम ही चांसेस होते हैं, अगर इनमें काम किया हुआ है तो उनको फिर ये चीज़ें ज़्यादा आसान लगेंगी, वरना बाकी रट्टा ही है। मैंने फॉर्मेट्स बना दिए और थोड़ा सा बस जो फॉर्मेट रट्टा लगाने में हेल्प हो, थोड़ी सी मैं टर्म्स की पहचान बता दूंगा जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। लेकिन ये आपके रट्टे वाली चीज़ें हैं, रट्टा, वाकई रट्टा, और ये आईएएस के अंदर नहीं है। यानी आप ओरिजिनल आईएएस साथ लेके जा रहे होंगे तो ये फॉर्मेट्स उसके अंदर नहीं है, ये आपको रट के ही जाने पड़ेंगे। इन 2 ग्रेड्स के ऊपर ना स्टूडेंट्स को लिफ्ट नहीं कराते ये दोनों, लेकिन देखिए सवाल आना ही आना है। 10 नंबर का इस पर सवाल आता ही आता है, और अगर आप इसका फॉर्मेट रट लें पक्के 10 नंबर होते हैं। 1-2 आइटम्स मुश्किल हो सकती हैं, वरना बाकी बस उन्होंने दिया होता है डाटा, ये लो मेरे बच्चों डाटा पुट कर दो, बस ये होता है। इस बात के 10 नंबर होते हैं। तो इसलिए इनको आपने ईजी नहीं लेना, इनको लिफ्ट करानी है। इसको अभी से पढ़ना शुरू कर दें,
लेकिन पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ा जाएगा। अगर डिले करते रहेंगे तो बेटा फिर ये पढ़ा ही नहीं जाना आपसे। तो इसको पढ़ना शुरू कर दें, इसको अभी नहीं लेकिन अगस्त सितंबर में कहीं। इस पर मैं लास्ट टाइम भी सोचा था कि इसको मैं पहले पढ़ा दूंगा, लेकिन जब रूज पे चलना शुरू हो जाता काम फिर नहीं चल पाता ये। बहरहाल मैं अभी भी कोशिश करूंगा कि इसको ना कहीं कोर्स के मिड में जाके इस पर डिस्कशन करके, ताकि आप इसको भी रट्टा लगाना अभी से शुरू कर दें, क्योंकि नवंबर में नहीं टाइम मिलना आपको। तो ये दो वो चीज़ें जिनमें मेरा इनपुट बहुत कम है, इसमें ना होने के बराबर है, ये मैंने शायद एक क्लास ही लगानी है। मेरी सारी मेहनत इन 3 ग्रेड्स के ऊपर है, लेकिन एग्जाम वेटेज में इनकी इज्जत है। तो ये आपने रटने हैं फॉर्मेट्स और ये आपने पढ़ना है। इन पे मेरी इनपुट बहुत कम है, मेरा फोकस इन 3 चीज़ों के ऊपर है। ये है मेरी स्ट्रेटजी, ये है आपके कोर्स का एक आउटलुक सारा। और ऑनलाइन वालों के लिए मैं ये किया करूँगा कि आपको एक दिन की पढ़ाई 2 लेक्चर्स में तोड़ के आपके कोर्स में नजर आएगी। और इसका मैंने इसलिए किया हुआ है ताकि आप जब क्लास लेने बैठें तो आपको ये आइडिया हो कि तकरीबन को 1.25 घंटे का एक लेक्चर हुआ करेगा, 1.25 घंटे 1.5 घंटे, टॉपिक पे डिपेंड करता है, कोई 2-2 घंटे भी चले जाएंगे। तो मैं एक दिन के लेक्चर्स को 2 लेक्चर्स में तोड़ के अपलोड कर रहा हुआ करूँगा। CFAP 1 की जनरल डिस्कशन। हाँ, एक बात और बता दूँ, कुछ टॉपिक्स में आपको डिस्काउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लीजेस में पड़ेगी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी बहुत बाकी स्टैंडर्ड्स में भी ज़रूरत है। आई अज्यूम कि आपको डिस्काउंटिंग आती है, लेकिन फिर भी मासूम बच्चे भी होते हैं चूँकि, तो मैं एक काम ये करूँगा कि BFD में तो डिस्काउंटिंग मैं ऑफिशियली पढ़ाऊँगा, तो उसका वो डिस्काउंटिंग वाला लेक्चर मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँगा। यानी ऑनलाइन वालों से तो करूँगा ही करूँगा, ये जो आप सामने बैठे हुए लोग हैं आपसे भी मैं वो BFD की पढ़ाई हुई क्लास आपसे शेयर कर लूँगा, जिसमें मैंने सारी डिस्काउंटिंग रिवाइज करवाई होगी। तो वो आपने सुननी है, क्योंकि मल्टीपल स्टैंडर्ड में आपको डिस्काउंटिंग आनी चाहिए, एन्युटी डिस्काउंटिंग, सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग, ये आपको आनी चाहिए। और अच्छी कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड में डिस्काउंटिंग होनी है टेस्ट। बस इंट्रोडक्शन के हिसाब से ये बात मेरी पूरी हो गई। अपनी जो भी स्ट्रेटेजी बतानी थी मैंने वो बता दी। बाकी पढ़ेंगे तो ही ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। आपने इस ओवरऑल स्ट्रेटजी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, कोर्स कवरेज से रिलेटेड, मेरे इनपुट, मेरी एफर्ट, आपसी रिक्वायरमेंट, इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछिए। IAS मैंने पहले कह दिया था कि इनकरेज तो मैं करता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश यही की है कि अगर कोई ना भी पढ़े तो मैं अपनी तरफ से उसको पूरा तैयार कर दूँ। जी, अगर आपने जो ICAP की पब्लिश्ड है वो ली हुई है तो कोड ऑफ एथिक्स वही है। ऑडिट में ना उसके सेक्शन अलग हैं, जैसे इसमें मैंने दिखाया था भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है, वो अकाउंटिंग के लिए है, तो कोड ऑफ एथिक्स वही है और पेपर में ले जाना अलाउड है। कोड ऑफ एथिक्स पेपर में ले जाना अलाउड है। और बताइए, पूछिए जी। यार क्लास टेस्ट मेरी तरफ से तो नहीं है, कॉलेज की तरफ से एक्टिविटी हो तो हो, क्योंकि मेरे पास इनफैक्ट टाइम नहीं है CFAP की टेस्टिंग करने का, मेरे पास नहीं है टाइम, क्योंकि मैंने BFD भी पढ़ाना है, CFAP 1 भी पढ़ाना है, CAF भी पढ़ाना है, तो मैं तो इंडिविजुअली बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। पैक लेवल पे कोई टेस्ट की एक्टिविटी होगी वो मैं पूछ लूँगा, मेरे इल्म में नहीं, आप बिल्कुल पूछिए। और मेरी तरफ से कोई नहीं है, लेकिन अगर पैक लेवल पे कोई टेस्टिंग सिस्टम है तो वो होगा, मेरी तरफ से नहीं। अगर अलग सिस्टम होगा तो डेफिनेटली वो होगा। सर आप हमें इतना प्रिपेयर कर देंगे कि टेस्ट के बगैर बंदा बैठ सके एग्जाम में? आप तो नहीं, आपको पता नहीं कर तो दूंगा, यानी अपनी तरफ से तो मैं आपको जो क्लास प्रैक्टिस होमवर्क वक्त सब करा रहा हूँगा, तो अपनी तरफ से तो होगा ही सारा। अगर आप वो सारा क्लास वर्क, सारा होमवर्क अच्छी तरह कर रहे हैं तो ठीक है, आप तैयार प्रिपेयर्ड। क्योंकि ना अभी शुरू में लोग जज्बाती होते हैं कि टेस्ट करना है और मैं इसका बड़ा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और बातें भी बड़ी करेंगे कि आप जो है वो टेस्ट ज़रूर करें, हमने देने हैं टेस्ट, और सर ज़रूर टेस्ट करें। और मैंने 2 साल पहले टेस्ट, पिछले साल टेस्ट रखे भी, बनाए 2-3 IAS मिला के टेस्ट बनाया, तो मेरे ख्याल में कोई 250-300 स्टूडेंट्स में से शायद 2 ने टेस्ट दिया होगा। तो फिर मैंने उसके बाद दोबारा टेस्ट नहीं लिया, किसी ने कहा भी नहीं क्योंकि उन सबको अंदाज़ा हो गया। तो इसलिए मैं पर्सनली, देखो मैंने ना अभी जिनके इल्म में है और उनको तो पता ही है, जिनके इल्म में नहीं है, मैं पैक रीजॉइन किया है। इससे पहले मैं CFAP राइज में पढ़ा रहा था, 2 साल बाद में पैक वापसी हुई है मेरी। तो मुझे अब ये आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं है, क्योंकि अभी सुबह मैं वहाँ पढ़ा के आ रहा हूँ। कैफ ख़त्म करूँगा तो पूरी तरह यहाँ उतरूँगा। तो अभी तो मैंने CFAP आज यहाँ से पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी मुझे ये पता नहीं है कि CFAP में कोई कॉलेज लेवल पे टेस्टिंग सिस्टम बन चुका है या नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। अगर कोई बना हुआ है तो होगा टेस्ट, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, यानी मैंने नहीं टेस्ट बनाया हुआ होगा। अगर टेस्ट होते हैं कॉलेज में तो आपके भी होंगे, मुझे अभी पता नहीं है, आप खुद भी पूछ लीजिएगा कि टेस्ट है कि नहीं है। मेरा उसमें इनपुट नहीं है, मैंने नहीं बनाया हुआ, ना ही बना पाऊँगा।
जी कैरेक्टर 2 में आपने कहा कि आप रेगुलर लेक्चर नोट्स और ये असाइनमेंट वगैरह करेंगे तो आपको पेपर में आए लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ भी मैंने भी कहा था ना, अभी ये तो शेयर की थी कि अभी पिछली दफ़ा के काबिल बच्चों में से एक ने मुझे यही फीडबैक दिया था कि मैं स्टैंडर्ड नहीं पढ़ पाया था। पढ़ा ही नहीं तो लेके बरकत के लिए थोड़ी लेके जाना था, पढ़ा ही नहीं उसने, तो वो उसके बगैर भी पास ही है। लेकिन ये है कि अगर आपने स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना है तो आपको जो मैंने सब बुक में लिखा हुआ है वो याद आपको करना है। तब अकाउंटिंग भी याद करनी होती है बहरहाल, तो याद करना पड़ेगा। अगर आपने स्टैंडर्ड लेके भी जाना है फिर भी चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ स्टैंडर्ड खोलने का टाइम नहीं होता। मैंने जैसे मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, वो तो स्टैंडर्ड बहुत अजीब तरह से लिखा हुआ है। एक बात आधी की, फिर कहा जी अगली बात वहाँ देखें, फिर वहाँ गए, वहाँ एक दो जुमले लिख फिर जी अगली बात वहाँ देखें। वो 3-4 जगहों से समेट के मैंने नोट्स बनाए। तो स्टैंडर्ड अगर आप पढ़ भी लेंगे तो चक्कर आएंगे आप, लेकिन पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कुछ चीज़ें ना भूल रही होती हैं। अगर आपने पढ़ी हों फिर पेपर में स्टैंडर्ड खोलेंगे ना तो फ़ायदा है, वरना तो ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप पेपर को स्टैंडर्ड में डालें, हिलाएं और आंसर निकल आएगा, तो नहीं है। तो पढ़ा होगा तो ही यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ पाते तो मेरी तरफ से तो कोशिश पूरी है कि आप उसके बगैर भी रिपोर्टिंग पास तैयार कर सकते हैं। चलें ठीक है जी, अब मैंने आपको किताबें तो आप तक पहुंची नहीं हैं, मैं अब लेक्चर 2 में ये करता हूं कि यहीं स्क्रीन पे खोल लेता हूं। और मैंने तो ऐसे I36 कराना था, अगर मैं पता करता हूं अगर तो कल बुक अवेलेबल हुई तो ठीक है, नहीं तो मैं उसकी कॉपीज़ आप तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि कल तो पढ़ाना है मैंने, I36 तो पढ़ाना है। तो अभी मैं लेक्चर 2 में ये करता हूँ कि जो मैंने एक रिकैप देना था कैफ लेवल के 1 पेजर समरीज़ का, वो टपाते हैं फिर। ठीक है यार, अब लेक्चर 2 लगा लें। ठीक है बंद।